हाँ तो फ्रेंड्स कहते हैं कि कुछ सिखा कर यह दौर भी गुजर जाएगा, फिर एक बार और इंसान मुस्कुराएगा। मायूस न होना इस बुरे वक्त से, कल आज है और आज कल हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी मोटिवेशन के साथ रोज की तरह आज भी हम लोग मैथ का सेट नंबर 32 करेंगे। इस क्वेश्चन का पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है कि x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर तथा 7x टू द पावर 5 माइनस 7x टू द पावर 4 माइनस 140x टू द पावर 3 का महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि x टू द पावर 4 प्लस 6x टू द पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर, ये एक टर्म दिया हुआ है। ठीक है, और एक दिया हुआ इक्वेशन कि 7x टू द पावर 5 7x टू द पावर 4 माइनस 140x टू द पावर 3, इसका जो है ना HCF ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। चलिए देखिए एडवांस का क्वेश्चन है, हम लोग कितना आसानी से इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। हम क्या करते हैं कि पहले किसी भी चीज़ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, महत्तम निकालने के लिए सबसे पहले उसका गुणनखंड करना जरूरी होता है। तो चलिए इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। अगर यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ बराबर 0 लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गुणनखंड कर रहे हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे अगर बात करें तो चलिए पहले इसी को हम लोग कर लेते हैं। देखिए आपको पहले भी बताया था कि गुणनखंड निकालने के लिए एक हम वीडियो में एक रील्स बनाए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। बहुत सिंपल फंडा है। देखिए करना क्या होता है कि पहला संख्या और अंतिम संख्या को गुना करने पर बीच वाला संख्या को जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला संख्या और गुना करने पर ये वाला संख्या आना चाहिए, इसका मल्टीप्लाइड। यानी कि बोल सकते हैं कि 8x स्क्वायर जो हुआ गुना करने के बाद 6x को इस प्रकार से तोड़ना है, 6x को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने के बाद कितना 8x स्क्वायर होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 6x होना चाहिए। समझिएगा इस बात को। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 4x और 2x लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये चूंकि हमारा प्लस में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही दो को टर्म बनेगा। तो यहाँ से जो गुणनखंड हो जाएगा, यहाँ पहले से क्या है x स्क्वायर है और यहाँ पे इसको क्या करना है कि हम क्या करेंगे कि +4 और +2 में इसको जो तोड़े हम 6 को, तो इसको हम लिख सकते हैं x के टर्म में कि x + 4 लिख देंगे और x + 2 जो है इसको क्या लिख देंगे, x + 2 लिख देंगे। यानी कि इसका जब गुणनखंड करेंगे तो x स्क्वायर x + 4 x + 2 ये आ जाएगा इसका गुणनखंड। अब देखिए अगर इसका अगर बात करते हैं तो यहाँ से हम x क्यूब अगर 7x क्यूब अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, x स्क्वायर माइनस कितना x और यहाँ क्या बच जाएगा 20। ठीक है, यही बच जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो क्या होता है, देखिए अब इसको तोड़ना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20x स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना लेट इसलिए लग रहा है चूंकि आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, 20x स्क्वायर हो रहा है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर इस टर्म को हम तोड़ें -5 और अगर +4 अगर करें तो देखिए 5 चौके कितना हो गया, 20x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जोड़ने पर कितना आ रहा है, -x आ रहा है। तो अगर इसको अगर टर्म में लिखें तो 7x क्यूब और इसी को लिख देना रहता है x - 5 और x + क्या 4, यही हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, दो इक्वेशन, पहला का गुणनखंड ये है, दूसरा का इक्वेशन का गुणनखंड क्या है, इतना है। तो अब बताइए कि ये दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि बड़ा से बड़ा हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर निकालें तो x क्यूब है तो x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है। तो अगर HCF की अगर बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तो दोनों जगह से x स्क्वायर हमको निकल रहा है। ठीक है, और अगर एक टर्म में बात करें तो x + 4 यहाँ है, x + 4 भी यहाँ भी है। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा x स्क्वायर इंटू x + 4 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए x + 2 यहाँ पे है, x - 5 है, कुछ कॉमन नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही हो जाएगा, जो कि पहला का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जरूर था लेकिन कंसेप्चुअल था, आप एग्जाम में बनाइएगा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की कि किसी भी क्वेश्चन को कितना जल्दी हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है,
दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि राजू को धारा की विपरीत दिशा में तैरने में लगने वाला समय धारा की दिशा में तैरने में लगने वाला समय की तुलना में दोगुना होता है। यदि नदी की धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है तो शांत जल में राजू की चाल क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि राजू है, ठीक है, राजू है से धारा की दिशा में जाता है और धारा के विपरीत दिशा से आता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में जो लगने वाला समय है ना, वो धारा की दिशा में लगने वाला समय से दोगुना है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि 1 अगर इधर से जाने समय लग रहा है तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 2। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या का अनुपात है, टाइम का अनुपात है। क्योंकि अब टाइम का अनुपात है तो हम स्पीड का भी तो अनुपात लिख सकते हैं। चलिए अगर स्पीड का अनुपात लिखें, टाइम इज यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, स्पीड, यानी कि टाइम का हमेशा उल्टा होता है स्पीड, और स्पीड का उल्टा हमेशा होता है टाइम। तो हम यहां से लिख देंगे 2:1। देखिए अब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिएगा कि देखिए यही 2 स्पीड है, इसको अगर x के टर्म में लिख लें तो 2x और 1x हो जाएगा। बोल रहा है क्वेश्चन में कि धारा की जो चाल है वो कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर पर घंटा। देखिए धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। तो अगर देखिए इधर से जाने में जो स्पीड है से 2x और उधर से आने में जो है से क्या है 1x है, तो चाल क्या निकालते हैं, धारा की चाल बराबर हम लिख सकते हैं कि 2x माइनस 1x बटा 2, यही होता है क्या धारा की चाल, और यहाँ से 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर घटाएंगे 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी x/2 इक्वल टू कितना 5। यानी कि हम बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x बराबर जो आ जाएगा वो हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर 10 आ जाएगा तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शांत जल में राजू का चाल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब बताइए कि अगर x का वैल्यू 10 है तो इसका जो इधर से जाने में जो स्पीड लगा होगा कितना 20 किलोमीटर पर घंटा, और उधर से आने में कितना 10 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो अब बताइए कि शांत जल में अगर निकालना होगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो शांत जल में लिखेंगे, शांत जल में गति बराबर स्पीड बराबर कितना 20 + 10/2, यानी कि कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटा क्या है राजू है से शांत जल में उसका स्पीड रहेगा। ठीक है, चलिए 2 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा है कि √5n = 5 दिया हुआ है, तो n बराबर क्या हो जाएगा। देखिए एकदम सस्ता क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, बहुत लोग नहीं बना पाते हैं। देखिए अगर इस रूट को अगर इधर ले जाए तो क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 5 का क्या हो जाएगा n हो जाएगा। देखिए बेस दोनों जगह बराबर है तो n का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, n बराबर यहाँ डायरेक्ट 2 लिख देंगे, जो कि हमारा तीसरा का जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़े एवं गाड़ी 1000 रुपये में खरीदे, उसने घोड़े को 20% हानि एवं गाड़ी को 30% लाभ पर बेच दिया। यदि उसका कुल लाभ जो है 15% है तो गाड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो कह रहा था उसके अकॉर्डिंग देखिए इसको एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। ठीक है, घोड़ा और गाड़ी का अगर बात कर रहा है तो ये घोड़ा को 20% हानि पर, तो बताइए कि मान लीजिए कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है 100% होता है। ठीक है, अगर 20% हानि पर खरीदा होगा तो कितना 80% पे। ठीक है, अगर 30% लाभ पे खरीदा होगा तो कितना 130%। ठीक है, ये बोल रहा है, इसको हम घोड़ा लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ गाड़ी लिख देते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा था, और बोल रहा था कि पूरे में जो ऑल ओवर जो है उसको कितना 15% लाभ हो रहा है 115। चलिए इसको आप एलिगेट कर दीजिए। ठीक है, एलिगेट करने के बाद घोड़ा और गाड़ी को जितना में खरीदा गया उसका क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। यानी कि 130 में से 15 घटाएंगे कितना 15 हो जाएगा, और अगर 115 में से अगर 80 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। यानी 5 × 15 5 × 35, तो हमारा जो अनुपात आ गया 3x और 7x आ जाएगा। और टोटल जो कॉस्ट प्राइस था, टोटल कॉस्ट प्राइस जो था कितना 1000 रुपया था। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 7x और 3x कितना हो जाएगा, 10x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। तो x बराबर क्या आ गया मेरा 100 आ गया। यानी कि घोड़ा को जो खरीदा गया होगा कितना में 300 में खरीदा गया होगा, और गाड़ी को खरीदा गया होगा कितना
700 रुपये में, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या गाड़ी का रेट पूछ रहा था, कॉस्ट प्राइस, तो हमारा 700 आंसर हो जाएगा, जो कि 4 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आराम आराम से हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 17.5, 4.2 और 14 का HCF ज्ञात करना है। देखिए जब भी एग्जाम में पॉइंट वाला जब टर्म आ जाता है और उसका HCF ज्ञात करना आता है तो बहुत लोग कंफ्यूज क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको फैक्टर में लिखेंगे, तो क्या 175/10 लिख देंगे। अगर इसको बात करें तो कितना 42/10 लिख देंगे, और इसको कितना लिखेंगे 24/1, ठीक है, 14/1, ठीक है। तो लोग क्या करते क्या है एग्जाम में कि उनको यही पता नहीं होता है कि ऊपर वाला को HCF करना है कि ऊपर वाला को LCM करना है कि नीचे को HCF करना है कि LCM करना है। तो देखिए अगर HCF का बात करें तो कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले आप HCF निकालिए। अगर आप HCF अगर निकालिएगा तो 175, 42 और 14 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। और बाकी जो नहीं पूछता है उसको निकालना है। तो HCF पूछा था तो हम तो HCF निकाल दिए, लेकिन अब 10 का क्या करें, तो 10 का कुछ मत कीजिए, बस LCM निकाल लीजिए। तो 10 का LCM जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और इसी को 7/10 को लिख सकते हैं 0.7। यही हमारा क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि 5 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 169 और 121 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 100 दिया हुआ है, 69 और दिया हुआ है 121। देखिए मध्यानुपात अगर निकालने की बात करें तो सबसे पहले समझना है कि इसको लिखें हम लोग कैसे, ठीक है। तो देखिए 169 ऐसे लिखते हैं, अनुपात मान लीजिए कि x है, और समानुपात जो है मध्यानुपात में लिखते हैं, तो इसको भी x ही हम लोग मान लेते हैं, और इसको क्या लिख देंगे 121। देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना 169/x, और बराबर में लिख सकते हैं क्या x/121। अगर तिरछा तिरछे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बराबर 169 गुना 121, ठीक है। और x बराबर जो लिखेंगे रूट अंडर 169 गुना 121। देखिए अगर 169 का अगर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और 121 का अगर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 11। अगर इसको आपस में गुना कर लेंगे तो 143 हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मध्य समानुपात बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जो कि 6 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 1170 में किसी वस्तु को बेचने पर अलीसा को उतना ही हानि होता है जितना कि उस वस्तु को 22% लाभ पर बेचने में लाभ होता है। यदि वह इसे 1450 रुपये में बेचती तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए समझिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है इसको मान लीजिए x मान लेते हैं, ठीक है। अगर वस्तु का x रुपये अगर कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि जितना उसको लाभ, जितना हानि होता है उतना ही लाभ होता है वस्तु को कितना में 22% पर बेचने के लिए, ठीक है। तो लाभ बराबर हम क्या लिख सकते हैं x का 22%, और इतना ही इसको क्या हुआ है हानि भी हुआ है, हानि भी हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगर बताइए कि इस x रुपया में जितना अगर इसको किया गया था, जितना में खरीदा गया था उतना ही में से इसी x का अगर 22% अगर घटा दें तो कितना इस वस्तु को बेचा गया, वो जो दिया हुआ है 1170, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1170 हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर x में से अगर x का अगर 22% घटा देंगे तो ऑल ओवर कितना बचेगा, x का 78% बच जाएगा, ठीक है, और 1100 कितना हो जाएगा 70, ठीक है। अगर यहाँ से अगर x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 78 से अगर इसको हम अगर कट करते हैं तो कितना बार में कटेगा, देखिए 15 बार में कट जाएगा, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना 1500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। देखिए वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो हमारा 1500 आ गया, देखिए यहाँ पे 1500 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि अगर इसको 1450 रुपये में बेचा जाता तो क्या होता, लाभ होता या हानि होता। तो देखिए वस्तु को खरीदा गया है कितना 1500 में और बेचा जा रहा है कितना 1450 रुपये में। तो देखिए यहाँ पे 50 रुपये का घाटा हो रहा है, यानी कि हम हानि लिख सकते हैं,
हानि कितना 50 रुपये का हो रहा है, कितना में 1500 में, ठीक है। इसी का हम लोग परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ से अगर कट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, अब 50 बटा क्या लिख देंगे 15, ठीक है। अगर यहाँ से अगर करें तो 15 तिया 45, 15 तिया 45 डॉट 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 यही आएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 3.3% का क्या हुआ होगा, उसको हानि हुआ होगा, जो कि 7 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 27, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x² + 1/x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। आपको पहले भी बताया है, कल भी क्वेश्चन में बताया है कि अगर x² + 1/x² बराबर अगर पूछे, इसका फार्मूला होता है x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस क्या 2 होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो हमारा देवे किया है कितना 27, में से अगर 2 हटाएंगे कितना 25 हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, जो कि 8 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं हम लोग। नौ नंबर क्वेश्चन है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि एक वर्ग है, वर्ग हो आयत हो कुछ भी हो इस टाइप का क्वेश्चन में, तो उसका प्रत्येक भुजा को हम 10 सेंटीमीटर मानेंगे, क्योंकि 10 × 10 जो करेंगे वो हमारा 100 के टर्म में आएगा, और उसमें देख लेंगे कि कितना वृद्धि हो रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि एक, मान लीजिए कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि एक वर्ग के प्रत्येक भुजा में 20% का वृद्धि किया जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि वर्ग का एक भुजा 10 है, ठीक है। तो बताइए कि इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो 10 × 10 क्या हो जाएगा, 10 × 10 100 हो जाएगा, यानी कि अगर प्रत्येक भुजा अगर इसका 10 है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर इसमें अगर 20% के क्या किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है, यानी कि 20% का अगर 10 का वृद्धि करेंगे तो 10 का अगर 10% बोलेंगे तो 1 हो जाएगा, 20% बढ़ाएंगे तो कितना 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 गुना कितना होगा, 12 × 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले 100 था, अब कितना हो जा रहा है 144, यानी कि क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे 44% का क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो जा रहा है, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो चलिए दूसरा तरीका से समझते हैं। मान लीजिए कि वो आयत हो या वर्ग हो, ठीक है, कुछ भी है, अगर उसका भुजा में अगर a% का अगर वृद्धि हो रहा है, ठीक है, और b% का कमी हो रहा है चाहे वृद्धि हो रहा है, तो उसको हम लोग प्लस और माइनस में कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर प्लस अगर हो रहा है, ठीक है, तो इसका जो मान लीजिए कि a% वृद्धि हो रहा है, b% वृद्धि हो रहा है दूसर का भुजा में, तो इसका जो फार्मूला होता है ना a + b + a × b बटा 100 होता है, यही होता है, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्ट अगर यहाँ भी अगर पुट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 44% आ जाएगा आंसर, ठीक है, जो कि 9 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर कार्य को करते हैं और कार्य अगर ए से शुरू होता है तो कार्य पूरा करने में कितने समय लगेगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि कोई ए है, ठीक है, ए कितना दिन में करता है 8 दिन में और बी करता है कितना 7 दिन में। अगर टोटल कार्य की अगर बात करें तो क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो 7 8 कितना हो जाएगा 56। टोटल अगर वर्क की बात करें तो मेरा 56 है, तो एक दिन में ए कितना करेगा 7 करेगा, और अगर बी की बात करते हैं तो 8 करेगा, ठीक है। प्रत्येक एक दिन काम करता है, ए से स्टार्ट होता है, तो बताइए कि ए एक दिन में करेगा तो 7, बी एक दिन में करेगा तो कितना 8, यानी कि 2 दिन में अगर बात करें 2 दिन में अगर बात करें ए प्लस बी मिल करके काम करेंगे तो कितना 15 काम कर देंगे, और टोटल काम मेरा कितना है 56। चलिए अगर इस प्रकार से अगर करें तो अगर 3 बार अगर करा दें 2-2 दिन 2-2 दिन तो कितना हो जाएगा 6 दिन हो जाएगा, और 6 दिन में जो हमारा काम जो हो जाएगा ए बी मिल करके कर देंगे 6 दिन में कितना हो जाएगा 15 या 45 काम हो जाएगा, ठीक है। अगर 45 काम हो जाए तो अभी भी कितना बचेगा 11 काम बचेगा। तो चलिए ए से एक दिन और करा देते हैं, एक दिन और करा देते हैं कितना ए से, तो कितना हो जाएगा 45 में से अगर 7 अगर
45 56 में से अगर 45 अगर घटा देते हैं तो 11 पहले काम बच रहा था, उसमें से एक दिन अगर और काम कर दे 7 दिन, तो हम बोल सकते हैं कि कितना 52 काम जो है से डन हो गया। अभी भी कितना काम बच रहा है, 4 बच रहा है। 4 काम को करने के लिए कितना 8 की एफिशिएंसी करेगा, यानी कि 1/2 दिन और लगेगा बी को करने में। यानी कि बोल सकते हैं कि अगर टोटल दिन की अगर बात करें तो 6 दिन दोनों मिल करके किए, फिर ए किया 1 दिन, फिर बी किया कितना आधा दिन, यानी कि 6 एक साथ पूर्णांक 1/2 दिन पूरा काम को समाप्त करने में लगेगा समय। ठीक है, जो कि 10 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि -2, 5 और 1 और 3 से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कोई रेखा है, ठीक है, ये जो गुजरा हुआ है वो गुजरा है -2 और 5 से, ठीक है, और एक जो गुजरा है कितना 1 और 3 से गुजरा हुआ है। ठीक है, इसका समीकरण ज्ञात करना है, यही लाइन का समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण बराबर क्या होता है, लाइन का समीकरण आप पढ़े होंगे तो याद होगा। देखिए y माइनस y1, ठीक है, याद करना होगा आपको। ठीक है, अगर यहाँ की बात करें तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, और x माइनस क्या होता है x1 होता है। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए y का हमारा वैल्यू नहीं तो y को y छोड़ देंगे। y1 का वैल्यू कितना है, ये x1 है, y1 है, x2 है और y2 है, तो y1 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर y2 की बात करें तो 3 माइनस, अगर y1 की बात करें तो कितना हो जाएगा 5 बटा x2 कितना है हमारा 1 है। ठीक है, माइनस x1 कितना है -2 है। ठीक है, अगर यहाँ अगर x की बात करें तो x हमारा कितना है, कुछ नहीं है, तो चलिए x का x हम छोड़ देते हैं, और x1 कितना है हमारा -2 है। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 3 में से अगर 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -2, और कितना यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी कि 3। अगर यहाँ से अगर बात करें तो x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर तिरछा तिरछी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 3y माइनस 15 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर करें तो क्या बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा यहाँ, तो 2 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, तो -2x प्लस माइनस -4। ठीक है, अगर यहाँ से अगर बात करें तो इस 2 को हम यहाँ ले जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि 2x प्लस 3y, और अगर 11 को अगर इधर ला करके जोड़ दें तो कितना हो जाएगा -15 में अगर 4 जोड़ देते हैं तो -11 इज इक्वल टू 0, यानी कि रेखा का जो समीकरण हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यही हमारा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, जो कि 11 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन है कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 10 कितना 10 तक बोल रहा है, तो हम क्या लिख देंगे 10 का स्क्वायर। इसी का क्या करना है माध्य ज्ञात करना है। माध्य बराबर क्या लिख सकते हैं कि टोटल संख्या का योग, टोटल संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटा 6 होता है, ये हमारा योग होता है। ठीक है, और अगर इसका अगर माध्य की बात करें तो जितना संख्या है उतना से क्या करेंगे भाग दे देंगे। ठीक है, तो हम चलिए n का वैल्यू कितना है 10, और 10 प्लस 1 करेंगे तो कितना 11, और 10 दूना 20 1 21, और बटा कितना 6 गुना 10 कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 11 गुना 21 बटा 6। अगर यहाँ से अगर करें तो कितना हो जाएगा 11 के एक हाथ में 1, 11 दूना 22 और 1 23, यानी कि 231 बटा 6 हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से अगर इसको कट करते हैं तो कितना 3 से 2 बार में और 77 बार में, यानी कि अगर हम यहाँ से लिखें अगर फाइनल इसका आंसर माध्य तो 77 बटा कितना 2 हमारा इसका क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि 12 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
क्वेश्चन देखिए हम थोड़ा सा उल्टा बता दिए हैं। अभी जो हम बताए क्वेश्चन वो 13 नंबर था, उसको हम बता दिए, ठीक है। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। सीरियली नंबर लिखने में मिस्टेक हुआ है, चलिए ठीक है। देखिए दिया हुआ है कि 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर हम लोग इसका फाइंड करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, वैल्यू फाइंड करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 2 गुना साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस कॉस 60 का कितना मान होता है 1 होता है, 1/2 होता है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस 3/4 रूट 30 का अगर मान करें, रूट 30 डिग्री का अगर बात करें तो कितना होता है कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है √3, इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ से अगर बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/4 प्लस 1/4 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा 9/4। देखिए सब में 4 है बेस में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3। अगर यहाँ से अगर -9 में अगर 3 जोड़ देंगे तो -6 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो -3/2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि 12 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तेरह अभी हम बता दिए हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आगे कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AD समानांतर BC है और AB बराबर DC बराबर 10 मीटर हो, तो AD से BC की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है, दिया हुआ है A B C D। क्वेश्चन में जो क्या है कि फिगर बनाया हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा वहां से। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दोनों क्या है समानांतर है, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक हाइट ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितना बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये जो एंगल दिया हुआ है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। तो एक बात बताइए कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बराबर कितना साइन 45 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ से अगर हम लोग करें तो लंब कितना हो जाएगा हाइट हो जाएगा, ठीक है, और कर्ण कितना है 10 हो जाएगा। अगर इसका बात करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, ठीक है। अगर तिरछा तिरछी अगर मल्टीप्लाई करें तो √2h बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो h बराबर हम क्या लिख सकते हैं 10/√2। इसको परमीकरण अगर करेंगे तो √2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे 10√2/2, 2 से कितना बार में 5 बार में, यानी कि 5√2 जो हो जाएगा हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 5√2 जो हो जाएगा इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है, जो कि 14 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि उस शीशे के घन के 7 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाया जा सकती है जिसके कोर का माप जो है 77 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए एक शीशा का घन दिया हुआ है, घन ऐसा होता है, इसका प्रत्येक कोर जो है ना 77 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और एक जो क्या दिया हुआ है कि एक गोला दिया हुआ है, गोली दिया हुआ है गोलाकार, ठीक है, इसका जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका आयतन में अगर इसका आयतन से अगर भाग दे दिया जाए तो कुल हमारा गोली का संख्या निकल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका आयतन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा वर्ग का आयतन बटा गोली का आयतन, ठीक है। अगर यहाँ से अगर हम लोग लिखते हैं तो वर्ग का आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यूब होता है, तो भुजा कितना है 77 है, तो 77 गुना 77
गुना कितना लिखेंगे 77। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ से अगर बात करें तो गोली का अगर आयतन बोलें तो एक प्रकार का गोला है, तो हम लिख सकते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 22/7 गुना आर क्यूब, यानी कि 7 इसका अगर रेडियस की बात करें तो कितना हो जाएगा 7/2। तो 7/2 गुना 7/2 गुना कितना हो जाएगा 7/2। यहाँ से इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करना है। चलिए देखते हैं हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। इस 7 से इस 7 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। देखिएगा A2 से A2 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से अगर करें तो इस 2 से कितना बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा, 7 से 11 बार में कट जाएगा। 7 से इस 11 से इस 11 कट जाएगा, तो ऊपर में हमारा कितना बचा 77 गुना 77। यहाँ देखिए नीचे में 3 है, तो चल जाएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक और 7 बचा हुआ है, यानी कि 7 से अगर इसको भी कट कर देंगे तो 11, यानी कि जो फाइनल जो हम लोग लिख सकते हैं गोली का संख्या 11 गुना 77 गुना कितना 3। अगर इसको अगर करें तो 33 गुना 77 हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर हम लोग फाइनल अगर बात करें तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2541 गो गोली हो जाएगा, ठीक है। जो कि 15 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन है कि यदि 6 संख्याएं 5, 7, 9, 11 और 12 का औसत अगर 9 है तो ये का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है 5, तो सबको जोड़ देंगे, 5, 7 प्लस 9 प्लस A प्लस 11 प्लस 12, इसका औसत की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ संख्या, ठीक है। तो नंबर क्या वो संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6, 6 से भाग दे देंगे, औसत कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर को सबको जोड़ेंगे, तो 7, 5, 12 और 12, 9, 21, 21, 11 कितना 32 और 12 कितना हो जाएगा 44 प्लस ए बटा 6 इक्वल टू कितना 9, यानी कि लिख सकते हैं 44 प्लस ए इक्वल टू 9 छक्का 54। ए का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 54 में से अगर 44 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा 10 हो जाएगा, जो कि 16 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि दिए गए गुणनखंड में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए दिया हुआ है 3451 का पावर 51 गुना 531 का पावर 43 दिया हुआ है। देखिए इसका बेस में सब जगह दोनों जगह देख रहे होंगे कि 1 होगा इकाई स्थान पर, यहाँ पर भी 1 है। तो अगर 1 का अगर पावर अगर कितना भी किया जाए तो उसका कभी भी इकाई क्या हो जाएगा 1 ही होगा, इकाई अंक 1 ही होगा। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी इकाई 1 हो जाएगा। 1 को गुना करेंगे तो हमारा जो इकाई अंक आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि 17 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि x का न्यूनतम मान जो 65/x - 14 को एक पूर्णांक बनाता हो। देखिए क्वेश्चन 65/x - 64 14 दिया हुआ है, ठीक है। न्यूनतम पूर्णांक बनाएगा, x का कौन सा वैल्यू रखेंगे जो न्यूनतम पूर्णांक बनाएगा। जो हमारा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए में है 1, बी में है -51 और सी में जो है वो कितना है 79 है और डी में जो है वो -1 है, ठीक है। तो जो भी पूर्णांक की अगर बात करें तो पूर्णांक हमारा प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर बात करें, अगर 79 को अगर रखेंगे तो 79 में से अगर 14 घटा देंगे तो 65, हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको अगर रखते हैं तो एक में से अगर 14 घटाएंगे तो ये देखिए पॉइंटेड में आ जाएगा, ठीक है, जो कि 1 से प्लस आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर -1 रखेंगे तो 65 बटा कितना हो जाएगा -15, ठीक है, जो कि अगर इसको भी अगर करेंगे तो 1 से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर -51 रखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 65 बटा -51 - 14, यानी कि 65 बटा -65, यहाँ से क्या हो रहा है
-1 आ रहा है, यानी कि सबसे न्यूनतम पूर्णांक की बात करें तो -1 होता है, जो कि सेटिस्फाई जो हमारा ऑप्शन कर रहा है बी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि माइनस अगर 51 को अगर उस इक्वेशन में अगर पुट किया जाए तो सबसे न्यूनतम पूर्णांक हमको ज्ञात होगा, क्या? -1, जो कि हमारा आंसर जो हो जाएगा तो -51 को पुट कर रहे हैं तो -51 हो जाएगा। ठीक है, जो कि बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, चाहे वो लोअर एग्जाम हो चाहे फिर हायर एग्जाम हो। उसमें क्या पूछता है कि जैसे देखिए 5/11 दिया हुआ है और दिया हुआ है 3/15 दिया हुआ है और 12/11 दिया हुआ है और बोल रहा है कि 4/7 दिया हुआ है और 9/12 दिया हुआ है। बोल रहा है कि इसमें से सबसे बड़ा जो भिन्न है ना उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखिए बहुत आसानी से बना सकते हैं। कि देखिए कंपेयर करना है क्या चीज़, हम बेस से क्या करेंगे, ऊपर वाला में गुना करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में गुना करेंगे। तो हम यहाँ से अगर लिखेंगे तो 15×5 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए गुना कीजिए, ऐसे गुना करना है और ऐसे गुना करना है। ठीक है, 15×5 कितना हो जाएगा 75 और 11 दिया 33। सबसे बड़ा की बात कर रहा है तो ये दोनों की अगर भिन्न को अगर कंपेयर करें तो 5/11 से बराबर बड़ा हो जाएगा हमारा। तो देखिए बड़ा की बात कर रहा है इसलिए हम इसको काट देंगे। ठीक है, यानी कि अब जो हमारा बचा वो कितना बचा 5/11। चलिए 12/11 से कंपेयर करेंगे तो 11×5 कितना हो जाएगा 55 और 11×12 123। यानी कि ये दोनों में अगर बड़ा की बात किया जाए तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा, इसको चलिए काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको अगर और इसको कंपेयर करते हैं तो 12×7 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा और 11×4 44। देखिए अभी भी यहाँ दिख रहा है कि यही हमारा बड़ा हो रहा है, तो चलिए इसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। फिर देखिए अब यहाँ 9/12 से करेंगे तो 12 कितना हो जाएगा 144 और 11 गुना 9 यानी कि 99। यानी कि ये दोनों फ्रैक्शन की अगर बात करें तो हमारा जो बड़ा आ जाएगा ये क्या हो जाएगा 12/11 हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, आंसर की बात करें तो 12/11। ठीक है, चलिए जो कि 19 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग, आज का अंतिम क्वेश्चन। बीस नंबर क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 9 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए तो आप साधारण ब्याज बराबर लिखते हैं क्या, P गुना R गुना T/100। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो प्रिंसिपल है उसका साधारण ब्याज की अगर बात करें, हम अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो प्रिंसिपल का 3/5 है। तो अगर प्रिंसिपल को अगर हम 1 मान लेते हैं तो हमारा जो एसआई हो जाएगा क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। चलिए इसी को पुट करते हैं और जो टाइम दिया हुआ है कितना 9 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमको रेट ज्ञात करना है। चलिए यहाँ से अगर हम पुट करते हैं वैल्यू PRT/100 में ये क्या होता है एसआई होता है। चलिए P को अगर 1 मान लें तो रेट को हमको फाइंड करना है, रेट को रेट छोड़ दे रहे हैं, टाइम को 9 लिख दे रहे हैं। ठीक है, बटा कितना 100 और प्रिंसिपल का कितना 5/3, यानी प्रिंसिपल 1 माने हैं तो एसआई मेरा क्या हो जाएगा 3/5, क्योंकि प्रिंसिपल को अगर 1 माने हैं तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो 5 से अगर करेंगे तो 20 बार में कट जाएगा और 3 से करेंगे तो 3 बार में। तो क्या आप बोल सकते हैं R बराबर 20/3%। ठीक है, R बराबर 20/3%, यानी कि बोल सकते हैं कि 18×2=20%, यानी कि 6.2/3% क्या हो जाएगा, यही हमारा रेट हो जाएगा, जो कि 20 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। इस प्रकार से आज का हमारा जो मैथ का सेट नंबर जो है 32 समाप्त होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आज सेट में देखने को मिला होगा कि काफ़ी मॉडरेट भी क्वेश्चन होंगे, काफ़ी ईजी क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आखिर सीख तो हम लोग मैथ ही रहे हैं ना, तो चाहे छोटा क्वेश्चन से सीखे चाहे बड़ा क्वेश्चन से सीखे, सीखना सिर्फ हमारा उद्देश्य है और एग्जाम में कम टाइम में बनाना मेरा उद्देश्य है। चलिए इसी उद्देश्य के साथ हम लोग रोज़ करेंगे पढ़ाई। चलिए आज के लिए बस धन्यवाद, थैंक यू।